A very special good morning to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास 10th के लिए सोशल साइंस में हिस्ट्री के चैप्टर 3 का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न करवा दिए हैं और सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने चैनल पर सोशल साइंस की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप चैनल पे जाकर सोशल साइंस की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पे सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 4 है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। तो चलिए देखते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर में सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है। तो पहला प्रश्न आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है कि वर्ष 1929 की आर्थिक मंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े 3 प्रभावों को बताइए। या फिर अथवा करके लिखा हुआ है कि वर्ष 1929 की आर्थिक महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों से 2 तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन जो इसका आंसर होगा वो एक ही होगा जो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों का बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसका उत्तर मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है कि वर्ष 1929 की आर्थिक मंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है कि 1928 से 1934 के बीच देश का आयात निर्यात घटकर लगभग आधा रह गया। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को अधिक नुकसान हुआ। सबसे बुरी मार उन किसानों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा है। फिर इसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या लिखा है कि किसान पहले से ज्यादा कर्ज में डूब गए, ठीक है। किसान तो पहले से ही कर्ज में डूबे थे, लेकिन जब इस मंदी के कारण किसान पहले से ज़्यादा कर्ज में डूब गए, ठीक है, यानी उन पर काफ़ी कर्ज आ गया था। तो ये हो जाएगा यहाँ पे तीसरा पॉइंट। और इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपको इतना ही लिखना है और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। आंसर आपका यही रहेगा, आपको इतना ही लिखना होगा और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या दिया है। तो दूसरा प्रश्न आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉर्न लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले की व्याख्या कीजिए। या फिर अथवा करके यहाँ पे लिखा है कि कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं, इस कानून को ब्रिटिश सरकार ने समाप्त करने का फैसला क्यों किया। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों से 2 तरीके से पूछा जा सकता है, आंसर आपका एक ही रहेगा। 2 तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए एक तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि कॉर्न लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले की व्याख्या कीजिए। या फिर अथवा करके आपसे पूछा जा सकता है कि कॉर्न लॉ से
आप क्या समझते हैं? इस कानून को ब्रिटिश सरकार ने समाप्त करने का फैसला क्यों किया? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं और ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि ब्रिटेन में आबादी बढ़ने से खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ गई थी। सरकार बड़े भूस्वामियों के दबाव में थी, इसके कारण उसने मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। देखिए यहाँ पे जो कॉर्न लिखा है, कॉर्न से मतलब मक्का होता है, ध्यान रखिएगा। मक्के को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉर्न बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रतिबंध लगा दिया, या प्रतिबंध जिस कानून के अंतर्गत लगाया गया उसे कॉर्न लॉ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कॉर्न लॉ कहते हैं। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कॉर्न लॉ समाप्त करने के पश्चात बहुत कम मूल्य पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन के किसानों की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभाग पर कृषि कार्य बंद हो गया, यानी विशाल भूभाग पर कृषि का जो कार्य था वो बंद हो गया। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गांवों से उजड़कर वे या तो शहरों में अथवा अन्य देशों की ओर पलायन करने लगे। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते तो दो क्वेश्चन आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या दिया है। तो तीसरा प्रश्न आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे प्रश्न है कि रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? सविस्तार लिखिए, या फिर अथवा करके सिल्क मार्ग से संसार के कौन कौन से भाग जुड़े हुए थे, या फिर अथवा करके यहाँ से पूछा गया है कि रेशम मार्गों ने दुनिया को किस प्रकार जोड़ा। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का 3 प्रश्न आ जा रहा है एक ही प्रश्न में। एक तो पहला वाला ये, फिर दूसरा, ये तीसरा। अगर आप इसको तैयार करते हैं तो यहाँ से आपके 3 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं, उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेशम मार्ग दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच आधुनिक युग से पहले के जीवांत व्यापार और संस्कृति के जुड़ाव को दर्शाता है। रेशम मार्ग एशिया के साथ यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है कि इन मार्गों पर चीनी सिल्क व्यापार का मुख्य सामान था। इन मार्गों पर चीनी सिल्क व्यापार का मुख्य सामान था। इसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में निर्यात किया जाता था। व्यापार बेहद लाभदायक था, अतः इन मार्गों का नामकरण रेशम मार्ग हो गया। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिल्क मार्ग से चीनी सिल्क के साथ साथ व्यापारी चीनी पॉटरी ले जाते थे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि सिल्क मार्ग से चीनी सिल्क के साथ साथ व्यापारी चीनी पॉटरी ले जाते थे, और इसी रास्ते से भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती वस्तुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपसे रेशम मार्ग के बारे में पूछा हुआ था। देखिए रेशम को ही इंग्लिश में सिल्क बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसीलिए यहाँ पे सिल्क नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 3 प्रश्न आपका बन जा रहा है। एक तो ये रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, सविस्तार लिखिए। फिर अथवा करके लिखा है कि सिल्क मार्ग से संसार के कौन कौन से भाग जुड़े हुए थे। फिर इसके बाद रेशम मार्गों ने दुनिया को किस प्रकार जोड़ा। तो अगर आप इस प्रश्न को तैयार करेंगे तो यहाँ से आपके 3 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो इसको एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, यानी प्रश्न संख्या 4। तो यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। क्वेश्चन क्या है कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ब्रेटन वुड्स समझौता एक विचार है जिसे औद्योगिक देशों ने अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के अंतर्गत आम सहमति से तैयार किया है। इसमें युद्धोत्तर आर्थिक भरपाई और राशि का संचय कैसे स्थिर रहे, इस विषय पर रणनीति बनाई गई। युद्धोत्तर मतलब युद्ध के पश्चात, ध्यान रखिएगा, इसमें युद्धोत्तर
आर्थिक भरपाई, ठीक है, इसमें युद्धोत्तर आर्थिक भरपाई और राशि का संचय कैसे स्थिर रहे, इस विषय पर रणनीति बनाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना था। ब्रेटन वुड्स समझौता इस परिणाम के पश्चात सामने आया था कि किसी देश की आर्थिक स्थिरता अन्य देशों को भी प्रभावित करती है, क्योंकि आज देश परस्पर निर्भर है, यानी परस्पर एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसको तैयार कर लीजिएगा, छोटा सा आंसर है, बड़े आसानी से आप लोग इसको तैयार कर पाएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूं, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाता हूं, ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आपका हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर इस समय चल रहा है। इस चैप्टर के कंप्लीट होते ही आप लोगों का हिस्ट्री का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये आप लोगों का लास्ट चैप्टर है, क्योंकि इस बार आप लोगों के सिलेबस में 30% की कमी कर दी गई है, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है कि 1929 की महामंदी से क्या अभिप्राय है, इस महामंदी के क्या कारण थे, या फिर अथवा करके महामंदी का क्या आशय है, इसके मुख्य 2 कारण बताइए, इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। और ये जो अथवा करके लिखा हुआ, ये वाला प्रश्न आपका पूछा गया था इस बार के बोर्ड एग्जाम में, यानी 2020 के बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। फिर इसके बाद अथवा करके एक और प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। क्या पूछा गया, महामंदी के कारणों की व्याख्या करें, और ये भी आपका 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आप तैयार करते हैं तो यहाँ से आपके 3 प्रश्न तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है 2020 के, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है महामंदी से आशय, यानी महामंदी होती क्या है ये बताया गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप उत्पन्न क्षतिपूर्ति तथा युद्ध ऋण की समस्याओं ने विश्व के आर्थिक तंत्रों तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार को छिन्न भिन्न कर दिया। उद्योगों में मशीनीकरण तथा वैज्ञानिकीकरण, उत्पादन का आधिक्य, क्रय शक्ति में गिरावट, आर्थिक राष्ट्रवाद तथा स्वर्ण के असमान वितरण ने विश्व में भीषण आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया। अक्टूबर 1929 ईस्वी में न्यूयॉर्क के शेयर बाजार में शेयरों के मूल्य एकाएक बहुत नीचे गिर गए, जिसके फलस्वरूप आर्थिक जगत में खलबली मच गई। इसे ही 1929 ईस्वी की महामंदी कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले महामंदी के बारे में लिखना होगा कि महामंदी से आशय क्या है, ये हेडिंग आपकी होगी। फिर आपको यहाँ पे इतना लिखना होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आगे क्या लिखा है, महामंदी के कारण, ठीक है। देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। जैसे यहाँ पे पूछा गया सबसे पहले कि 1929 की महामंदी से क्या अभिप्राय है, तो ये आपको हेडिंग डालनी होगी, महामंदी से आशय, ये आपको पूरा लिखना होगा। फिर पूछा गया कि इस महामंदी के क्या कारण थे, तो कारण देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है महामंदी के कारण, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपकी हेडिंग होगी। फिर यहाँ पे लिखा है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929 ईस्वी से हुआ। यह मंदी 30 के दशक के मध्य तक बनी रही। यह 2 महायुद्धों के बीच का समय था। प्रथम महायुद्ध के पश्चात अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाता देश के रूप में उभरा। पूंजी उत्पादन एवं उपयोग तथा पूंजी के देश से बाहर प्रवाह के कारण इसकी अर्थव्यवस्था में उछाल उत्पन्न हो गया, लेकिन यह उछाल लंबे समय तक बना न रह सका। जैसे ही उछाल समाप्त हुआ, कृषि उत्पादों के दाम नीचे आ गए, किसान घाटे के कारण कर्ज में डूब गए। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की पूरी बैंकिंग व्यवस्था गड़बड़ा गई। अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो बड़े पैमाने पर अमेरिकी पूंजी पर निर्भर थी, वह भी अस्त व्यस्त हो गई, जिससे संपूर्ण संसार में आर्थिक महामंदी का दौर प्रारंभ हुआ। इस प्रकार कृषि, अति उत्पाद और विश्व बाजार से अमेरिकी निवेश के हट जाने से महामंदी व्याप्त हो गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, महामंदी का यहाँ पे कारण हो गया,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन आपसे ये वाला पूछा गया था, इसका आंसर कंप्लीट हो चुका है। फिर अथवा करके महामंदी से क्या आशय है, यही आपको लिखना होगा, महामंदी से आशय पूरा आपको लिखना होगा। फिर इसके मुख्य दो कारण भी बताइए, तो कारण भी मैंने आपको नीचे बताया। फिर इसके दो प्रभाव भी लिखिए, तो प्रभाव आपका नीचे यहाँ पे है, देखिए ये आर्थिक मंदी के प्रभाव, ये हेडिंग होगी। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि आर्थिक मंदी के प्रभाव निम्नलिखित हुए। सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि विश्व के लगभग सभी पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था को गहरा आघात पहुंचा, यानी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, ठीक है, इस मंदी के कारण। फिर इसके बाद सेकेंड पॉइंट आपका यहाँ पे दिया गया है कि आर्थिक संकट के परिणाम स्वरूप यूरोप में फासीवादी शक्तियां जोर पकड़ने लगी। थर्ड यहाँ पे लिखा है कि माल की खपत ना हो पाने के कारण अनेक कारखाने बंद हो गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि वस्तुओं की मांग घट जाने से अनेक वस्तुओं का उत्पादन कम हो गया। देखिए जब वस्तु की मांग घट जाती है ना, तो वस्तु का उत्पादन भी कम हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए बाजार में किसी वस्तु की मांग ही नहीं है, तो उसका उत्पाद ही क्यों होगा, नहीं होगा ना, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि अनेक कारखाने बंद हो जाने के कारण विश्व के लगभग 8 करोड़ श्रमिक बेकार हो गए, यानी 8 करोड़ श्रमिक जो थे वो बेरोजगार हो गए, उनके पास कोई काम ही नहीं था। फिर इसके बाद यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है कि आर्थिक मंदी से निर्धनता में अत्यधिक वृद्धि हुई, यानी आर्थिक मंदी के कारण निर्धनता में अत्यधिक वृद्धि हो गई, लोग निर्धन हो गए क्योंकि उन लोगों के पास काम नहीं था। जब काम नहीं होगा तो निर्धन ही तो होंगे, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आर्थिक मंदी के प्रभाव बताए गए थे। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था, जो अथवा करके लिखा था कि महामंदी का क्या आशय है, तो आशय ये हो गया। आशय में आपको पूरा यहाँ तक लिखना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आशय हो जाएगा। फिर इसके बाद पूछा गया था कि इसके दो कारण बताइए, तो कारण मैंने आपको नीचे बताया हुआ है, इसी में से आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे पूछा था कि इसके दो प्रभाव भी बताइए, तो प्रभाव भी मैंने आपको नीचे बताया। फिर आपसे यहाँ पे अथवा करके पूछा गया था कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ आपसे कारण पूछा गया है। जब कारण पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि महामंदी के कारण, ये हेडिंग आप डालेंगे और यहाँ आर्थिक से लेकर के आप लिखेंगे यहाँ तक व्याप्त हो गई, सिर्फ कारण ही आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो अथवा करके आपसे पूछा गया, यहाँ पे सिर्फ कारणों की व्याख्या पूछा गया है आपसे, ठीक है, महामंदी से आशय नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसी जो आपका प्रश्न संख्या 5 था, यहाँ पे आपका 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो प्रश्न संख्या 5 थी ये आपकी हो गई कंप्लीट, इसका आंसर मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। लेकिन अभी भी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि मैं आपको कल करवा दूंगा। फिर उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी मैं आपको जल्द से जल्द करवा दूंगा। फिर आपका ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, और इस चैप्टर के कंप्लीट होने के साथ साथ आप लोगों का यहाँ पे एसएसटी में यानी सोशल साइंस में हिस्ट्री का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।